हेलो एवरीवन। मिक्स क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन वीडियो ये होने वाला है और ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इसके पहले पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 को नहीं देखा है तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप उन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, तो टिल द एंड आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट मीन्स जीएसटी इन इंडिया। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की शुरुआत की थी? तो ये 101 101वां अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। और कमेटी कौन सी थी? विजय केलकर के रिकमेंडेशंस पे। और अगर बात करें, देखिए, केम इन फोर्स यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन अगर कह सकते हैं तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017, यानी कि 2016 में तो आया था बट केम इन फोर्स 2017। फर्स्ट ऐसा कंट्री जिसने इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी सिस्टम को तो ये फ्रांस था और इसकी जो कैपिटल है वो है पेरिस और सीन रिवर बैंक पे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें जो जीएसटी है इसके डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो ये टोटल 5 टैक्स स्लैब्स हैं, ध्यान रखना है आपको। और जो ये जीएसटी है ना, इसका एक मोटो है 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट। और अगर बात करें जो ये जीएसटी है, हमारे इंडिया में फर्स्ट ऐसा स्टेट वो था असम, जहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, असम में। ओके, और असम की जो कैपिटल है वो है दीसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमने 101 वाले अमेंडमेंट एक्ट की बात की थी। अब हम बात करेंगे 102, 3, 4 एंड 5। देखिए, 102nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल नंबर 338B को इंसर्ट किया गया था इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर देखिए बात करें 102वां संविधान संशोधन, ये 2018 में आया हुआ था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, यानी कि एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 102nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर बात करें 103वां यानी कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ यूआर कैटेगरी, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होती है, ना तो ओबीसी नीदर एससी और एसटी, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस लोगों को 10% का रिजर्वेशन मिलता है। किसमें? एडमिशंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें रिक्रूटमेंट मिलता है, तो उसमें भी 10% का रिजर्वेशन मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी लड़के लड़कियां या स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनको। देखिए बात करें 104th, देखिए यहाँ पे ये जो ईडब्ल्यूएस वाला था ना, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी को है, ना कि ओबीसी, एसटी या एससी, ध्यान रखना है आपको। जो 104वां वाला संविधान संशोधन था, इसने सीज कर दिया यानी कि ख़त्म कर दिया जो एंग्लो इंडियंस होते थे, किसमें? लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में इसको जो रिजर्वेशन मिलता था एंग्लो इंडियंस वालों को, तो वो सीज कर दिया 104वां संविधान संशोधन। और देखिए बात करें अगर 10 ईयर्स तक के लिए बढ़ा भी दिया गया है रिजर्वेशन, किसका? एससी और एसटी वालों का। तो 2 चीज़ें हुई थी 104 संविधान संशोधन में, एक तो सीज किया गया था एंग्लो इंडियंस का पार्टिसिपेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और एससी एसटी का जो रिजर्वेशन मिलता था उनको एक्सटेंड किया गया था अप टू द 10 ईयर्स। 105वां संविधान संशोधन, इसने रिस्टोर किया द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे ग्रासलैंड्स एंड कंट्रीज़ को हम मैच करेंगे। देखिए डाउन्स, और आपको ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे नीचे ऐसे मिलता है ना, इधर ही फिर न्यूजीलैंड भी है, इधर पापुआ न्यू गिनी है और इधर तस्मान सागर करके कुछ है ना। तो यहाँ पे आपको डाउन्स यानी कि सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। पुस्ताज, ये हंगरी, पुस्ताज नाम का एक लड़का, ऐसे कर लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा हंगरी रहता था। हंगरी की आई थिंक जो कैपिटल है बुडापेस्ट। वेल्स, ये साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका, केप टाउन उधर ही पड़ता है ना। साउथ अफ्रीका भी गए थे गांधी जी, 1915 में आए भी थे भारत। तो ऐसे आप कनेक्ट करेंगे चीज़ों को तो याद हो जाएगा। कैंटरबरी, तो ये बच गया हमारा न्यूजीलैंड। तो कैंटरबरी, ग्रासलैंड, न्यूजीलैंड आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर।
देखिए कौन सा फिर देख लेते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी में, वेल्स साउथ अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है। जैसे देखिए कुछ टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, कुछ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, माने कि कुछ ठंडे टाइप के, कुछ थोड़े गर्म टाइप में। तो देखिए जो अर्जेंटीना है वहाँ पे पैम्पास, अमेरिका में प्रेयरी, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड, एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है वो है डाउन्स। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिकल वाले हैं। ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपॉस, और वेनेजुएला में लानोस। और वेनेजुएला में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जो ग्रासलैंड है यहाँ पे इनकी लिस्ट ओवरऑल है। स्टेपी यूरोप या नॉर्थ एशिया में, पुस्ताज हंगरी, प्रेरीज यूएसए में, पैम्पॉस अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स है। ओके, वेल्ड साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका में, और टैगा यूरोप एंड एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए ए एंड सी सही हो जाएगा। देखिए कैसे, मनी बिल्स आर्टिकल नंबर 116 में नहीं होता है, ये 110 में होता है। ओके, मनी बिल। फाइनेंशियल बिल्स ये आर्टिकल 117 और 1 ये सही है। और फाइनेंशियल बिल देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली फाइनेंशियल बिल 3 टाइप्स के होते हैं, बट ये जो फाइनेंशियल बिल है 1 और 2 वाला, तो 117 1 वाला तो सही है, बट 117 2 वाला ये गलत है। कैसे, देखिए जो मनी बिल्स है 110 में, और ये जो फाइनेंशियल बिल यानी कि जो ये 2 वाला है ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था 3। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल बिल 3 प्रकार के होते हैं। मनी बिल आर्टिकल नंबर 110 में, इसलिए 116 गलत है। फाइनेंशियल बिल तो आर्टिकल 117 1 हो जाएगा, तो ये तो सही है। और फाइनेंशियल बिल सेकंड टाइप का जो 117 ये 3 होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी इनकरेक्टली मैच्ड है, नॉट करेक्टली मैच्ड। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट की अप्रूवल के पहले लोकसभा में, और जो लोकसभा स्पीकर होते हैं जैसे अभी हमारे करंट टाइम में है ओम बिड़ला जी, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है भी या नहीं। ओके, और ये आर्टिकल नंबर 110 में आता है। और जिसको हम बजट कहते हैं ये आर्टिकल नंबर 112 में आता है, जिसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंस बिल ये आर्टिकल 117 117 में, और आर्टिकल नंबर 280 में फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग आता है, ध्यान रखना है। द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़, तो ये है ब्रोमीन। ओके, अगर यहाँ पे नॉन मेटल की बात की जा रही है तभी है ब्रोमीन। अगर यहाँ पे कुछ भी बात नहीं की जाती तो मरकरी एंड ब्रोमीन आपका दोनों ही करेक्ट हो जाते, बट नॉन मेटल की परस्पेक्टिव से ब्रोमीन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन है Br एंड मरकरी यानी कि Hg आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और मरकरी क्या है, मेटल है। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। और देखिए बात करें अगर ये जो लैंड जो अलॉट किया गया था या डोनेशन मिला था, ये काशी के नरेश थे, राजा थे किंग प्रभु नारायण सिंह, इन्होंने डोनेट किया था। बहुत बड़ा है, बहुत ही ब्रॉडर एरिया में BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कहाँ पे, वाराणसी में है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसको 1916 में इस्टेब्लिश किया गया था। आप इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे तो आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी भी मिलेगा, इस टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ था, तो ध्यान रख सकते हैं आप इस तरीके से। और इसको जॉइंटली इस्टेब्लिश किया गया था बाय मदन मोहन मालवीय जी, महाराज ऑफ दरभंगा रामेश्वर सिंह, सुंदरलाल एंड ब्रिटिश थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय का नाम ध्यान रखते हैं। इंडिया इज डैश एज स्टेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत एक डैश है जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में ध्यान रखना है आपको। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र। ओके, तो सॉवरेंटी मतलब कि संप्रभु मतलब क्या होता है, हमें किसी भी दूसरे देश की ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इतने संप्रभु हैं कि हम अपने जो भी डिसीजंस हैं या जो भी हमारे देश के अंदर कुछ भी काम करने हैं हम खुद से कर सकते हैं। ओके, नो नीड टू टेक एनी ऑर्डर फ्रॉम एनीवेयर, हम इतने ज़्यादा सक्षम हैं। और देखिए जो हमारा सेक्युलर होता है दैट मीन्स कि हमारा जो नेशनल लेवल पे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इस तरीके से। और हमारी कंट्री में मोनार्की सिस्टम नहीं है, मतलब कि हम लोग इलेक्ट करते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस वगैरह होते हैं, तो हम डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक भी हैं। तो इस तरीके से आपको प्रियम्बल में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, और बिल्कुल लाइन टू लाइन ध्यान रखनी है, वर्ड टू वर्ड, और इनका ऑर्डर भी। सबसे पहले सोवेरेनिटी,
मतलब सोवरेन, फिर सोशलिस्ट सेकंड नंबर पे, फिर सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और ये जो सेक्युलर वर्ड है ना, इसको 1976 यानी कि 42nd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन से। इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द अटाकामा डेजर्ट लोकेटेड? तो अटाकामा मरुस्थल है साउथ अमेरिका में और ये चिली में है और चिली की कैपिटल है सैंटियागो। और देखिए जो पैटागोनिया है ये अर्जेंटीना में है, जो पैटागोनिया डेजर्ट है, और अर्जेंटीना में पम्पास ग्रासलैंड पाए जाते हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया। मलेरिया डिजीज इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ? तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा ये होता है, प्रोटोजोआ रोग है, काला अजार रोग भी होता है, तो इस तरीके से। और देखिए जो अब यहाँ पे कुछ मॉस्किटोज़ की बात करते हैं, जैसे मलेरिया है, इसमें फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर है, मॉस्किटो है, बाइट करती है तो ये मलेरिया हो जाता है और प्लाज्मोडियम कारक। डेंगू ये वायरस या वायरल डिजीज़ है और ये जो मॉस्किटो है इसका नाम है एडीज़ एजिप्टी। ओके। फाइलेरिया है, इसमें हाथी पाँव जैसे पैर बिल्कुल फूल जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं, तो इसमें फीमेल क्यूलेक्स मच्छर काटती है। तो सारी ही फीमेल मॉस्किटोज़ हैं, बस ध्यान रखना है आपको। क्यूलेक्स से आपको रेफ़र करना है फाइलेरिसिस या फाइलेरिया, हाथी पाँव जैसे रोग हो जाते हैं। डेंगू में आपको एडीज़ एजिप्टी मॉस्किटो, मलेरिया में आपको एनोफिलीज़। ओके। और ये मलेरिया प्रोटोजोवन रोग है, डिजीज़ है। अब देखिए जो कुछ बैक्टीरिया से डिजीज़ होते हैं जैसे कॉलेरा, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, जिसको 30 जनवरी को मनाते हैं ना, कुष्ठ रोग दिवस, लेप्रोसी डे। बोटुलिज्म जो खाना वगैरह थोड़ा सा गंदा हो जाता है, महक आ जाती है, तो वो इससे होता है। फिर सिफिलिस, फिर देखिए टिटनस जो धनुष टंकार रोग भी इसको कहते हैं, टिटनस। ट्राइकोमा जो बिल्कुल आइज़ में होती हैं प्रॉब्लम्स, आँखों में, ट्राइकोमा। फिर टीबी देखिए, ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद है देखिए टाइफॉइड और वूपिंग कफ जो बिल्कुल खांसी ऐसी आती है कि जैसे कुत्ता खांस रहा हो, कुकुर खांसी इसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया से ध्यान रखना है। कॉलेरा, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, बोटुलिज्म, सिफिलिस, टिटनस, ट्रैकोमा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और वूपिंग कफ। और अगर बात करें वायरस वाला, तो वायरस वाला हो जाएगा एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। और इसका जो कारक होता है HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, ये HIV कारक होता है इसका कॉज। और इन्फ्लुएंजा, मम्प्स और पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो माता आई ऐसे बोलते हैं, वेरिसोला इसका जो वायरस होता है। और स्मॉल पॉक्स का वेरियोला मेजर और माइनर वायरस होता है। देखिए वेरिसेला से चिकन पॉक्स होता है और स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला से। ओके। मीजल्स, और ये मीजल्स वायरस होते हैं। और डेंगू होता है, अभी हमने देखा, मॉस्किटो एडीज़ एजिप्टी, चिकनगुनिया और रेबीज़। ओके। पानी से इसमें डर लगता है, फियर हो जाता है बिल्कुल पानी को देखते ही। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? तो देखिए जो पार्ट नंबर 3 है, तो इसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया है। और देखिए जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें सिटीजनशिप को प्रोवाइड किया गया है, यानी कि पार्ट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 to 11। और देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या डिसाइड किया गया है, जो DPSP होते हैं ना, जिसको आयरलैंड से हमारे कंट्री मिल गया है, आर्टिकल नंबर 36 to 51। पार्ट नंबर 5 में यूनियन है और 52 to 151 इसका आर्टिकल है। और पार्ट नंबर 4A अगर बात करें तो 51A यानी कि जो 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। बट उस टाइम पे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ओनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड ऑन किया गया था। लास्ट में 86th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था है 2002 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन वाली या कंपलसरी एजुकेशन वाली चीज़ बात की जाती है। तो इस वजह से जो अभी करंट टाइम में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल 11 है एट प्रेजेंट। तो पार्ट नंबर 4A में ये चीज़ है और पार्ट नंबर 3 में है हमारे फंडामेंटल राइट्स है। और अगर बात करें हमारे प्रेजेंट टाइम में टोटल पार्ट्स हैं 25। कैसे? इनिशियली तो हमारे 22 थे बट अभी प्रेजेंट टाइम में 25 है। कैसे? देखिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पार्ट नंबर जो 9A है, 9B और ये 14A, इसको ऐड ऑन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे देखिए पार्ट नंबर 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ है और इसको 243P 243ZG तक इसका आर्टिकल है। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 74th नंबर का 1992 में। और देखिए 18 आइटम्स यानी कि 18 चीज़ों पे इनका ज्यूरिडिक्स है कि ये इन सब चीज़ों पे कानून बना सकते हैं। जैसे कि हमारे जो पंचायती सिस्टम में 29 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें तो 18 आइटम्स उनको मिले हैं। पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है और इसको ऐड ऑन किया गया था 97th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया हुआ था।
पार्ट नंबर 14A यानी कि ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के एक्ट के थ्रू एड ऑन किया गया था 323A टू 323B। ये ध्यान रखना है आर्टिकल। तो इस तरीके से हमारे जो इनिशियली थे 22 थे, अब अभी 25 हैं। कैसे? क्योंकि ये 23, 24, 25 मतलब टोटल और +3 हुए तो 25 हो गए ना। तो इस तरीके से हमारे इतने पार्ट्स हैं अभी। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको बताना है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण और विष्णुप्रयाग। तो आपका ये एज इट इज़ मिला हुआ है, क्योंकि देखिए देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा है, कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा है, और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा है। अलकनंदा कॉमन है, ओके। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा है। तो इस तरीके से कोड भी एज इट इज़ सेम हो जाएगा। द सेंट्रल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स इज, तो ये हो जाएगा आपका नाफेड, ओके। और देखिए ये जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग है ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स, जो किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए इसको सेटअप किया गया था नाफेड को। कब किया गया था? ऑन 2 अक्टूबर 1958, ओके। गांधी जी की बर्थ डेट पे किया गया था नाफेड को, और ये फार्मर्स के लिए था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन होगी उसमें बेनिफिट दिलाने के लिए। 1987 में ट्राइफेड किया गया था, और ये ट्राइबल कम्युनिटी से थोड़ा सा उनकी प्रोडक्ट्स का विपणन यानी कि मार्केटिंग के लिए था ये। नाबार्ड ये एग्रीकल्चरल बैंक है 1982 में। आई थिंक अभी केजी करके कुछ इसके CEO भी है, चेयरमैन केजी शावी, कुछ ऐसे नाम है इनका, नाबार्ड के भी हैं। और फिक्की के हैं, फिक्की अभी कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 1927 में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील प्लांट्स इन इंडिया इज लोकेटेड नियर द कोल माइंस? तो ये देखिए बोकारो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस्पात संयंत्र है बोकारो, ये कोयला खदानों के पास में स्थित है। देखिए जो बोकारो स्टील प्लांट है ये झारखंड में स्थित है, ओके। झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, और जो ये भिलाई है ये छत्तीसगढ़ में। सेकंड 5 ईयर प्लान जब आया था, इसको इन सभी को इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि महान लोबिस मॉडल पर बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान। तो नेक्स्ट अगर देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, नरोरा वाला उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है, और जैसे अगर बात करें कैगा की तो वो कर्नाटका में है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो ये तो बिल्कुल सही है। बैटल ऑफ खानवा ये बाबर और राणा सांगा के बीच में, ये भी सही है। बैटल ऑफ चंदेरी बाबर और शेरशाह सूरी, नो दिस इज रॉन्ग। और बैटल ऑफ घाघरा बाबर एंड अफगानी रूलर, तो ये भी सही है। आपका कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। तो यहाँ पे हम इन सभी चारों को देखेंगे। तो देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, और सेकंड बैटल ऑफ बैटल ऑफ खानवा होता है ये 1527। देखिए पहले 1526 में होता है, देन 1527 में होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में, और अल्टीमेटली चारों ही जो बैटल्स हैं वो बाबर जीत ही जाता है। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा होता है, ये अफगान्स और जो बाबर होते हैं उनके बीच में होता है, अफगान्स की साइड से मोहम्मद लोदी होता है, ओके। और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। तो ये सारे जो युद्ध हैं 1526, 27, 28 और 29 ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चला चंदेरी घाघरा बांध के। तो इस तरीके से विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज नेपेंथीस और इंडियन पीचर प्लांट कैन बी प्लेस्ड? तो नेपेंथीस यानी कि कीटभक्षी पौधा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये। जैसे नाइट्रोजन की इसमें कमी हो जाती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट ये जो प्लांट होता है, तो अपनी इसको कंपेंसेट करने के लिए जो लॉस है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है, उसकी आपूर्ति करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ओके, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए। तो ये इंसेक्टिवोरस है नेपेंथीस, या इसको पीचर प्लांट भी कहते हैं। अगर पूछा जाए किसकी कमी पूर्ति हो जाती है तो नाइट्रोजन की, ओके। खारची पूजा या खारची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये त्रिपुरा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। देखिए जो मदर गॉडेज है, मदर अर्थ, इनको ऑनर देने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए जो कोक बरोक लैंग्वेज है, ये तिब्बत बर्मन लैंग्वेज है, बट इसको त्रिपुरा में इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है एवरी ईयर 19 जनवरी को, 19 जनवरी को इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, कोक बरोक डे। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ये कोक बरोक कहाँ है? लैंग्वेज है त्रिपुरा की। चेरा डांस ये बैम्बू पे डांस किया जाता है, ये मिजोरम में किया जाता है। और चपचार कूट भी फेस्टिवल कहाँ का है? मिजोरम का है, कैपिटल आइजॉल। कचाई लेमन फेस्टिवल ये मणिपुर का है, संघाई भी फेस्टिवल मणिपुर का ही है। और ला गणेशन इसके गवर्नर है आई थिंक, और बीरेन सिंह इसके जो मणिपुर के वो हैं चीफ मिनिस्टर।
तो कचाई लेमन फेस्टिवल ध्यान रखना है आपको, मणिपुर का। इम्फॉल इसकी कैपिटल है। सितारा देवी इज एसोसिएटेड विथ, तो सितारा देवी हैं कथक डांसर हैं ये, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अदर फेमस कथक डांसर, तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज और सोमना नारायण। फेमस डांसर ऑफ ओडिशी, तो सुजाता मोहपात्रा और केलू चरण मोहपात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, केलू चरण मोहपात्रा पूछा जाता है तो फेमस डांसर ऑफ ओडिशी। और मोहपात्रा आपको ऐसे करके ध्यान रख लेना है, तो ये बेसिकली ओडिशी आपको ध्यान रखना है, ओके। और गंगाधर प्रधान, रतिकांत मोहपात्रा सभी किसके हैं, ओडिशी के। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, रुक्मिणी देवी अरुणदेल इंपॉर्टेंट है, यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट है, ये फेमस आर्टिस्ट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, और राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, अरुणिमा कुमार, शोभा नायडू, यहाँ ये फेमस आर्टिस्ट हैं कुचिपुड़ी के। सत्रिया जो कि असम में किया जाता है, रंजू मौनी, श्रीमंता, शंकरा देवा, ये एक्सेट्रा इनके डांसर्स हैं। इसको आप PDF के थ्रू भी रिवाइज कीजिएगा। विच ऑफ द सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाई जहांगीर, तो गुरु अर्जन देव जो थे वो उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी जहांगीर के द्वारा, और ये 5th गुरु थे ऑफ सिख, और इनको 1606 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाई जहांगीर। देखिए 2 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि कैप्टन हॉकिंस आए थे कब, तो 1608 में आए हुए थे जहांगीर के टाइम पीरियड में, और टॉमस रो ये भी आए हुए थे 1611 में। इनको इंग्लिश खां का टाइटल भी मिला था। टॉमस रो बहुत अच्छा फारसी बोलता था, इस वजह से तो जहांगीर बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस हो गए थे। तो ये डेट्स बेसिकली आपको ध्यान रखने हैं, ओके। 1608 और 1611। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, तो आपको बताना है लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी तो गंडक हो जाएगी, ओके। तो देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा इज रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ओके। ये ऐसे जो गंगोत्री से ओरिजिनेशन है गंगा नदी का, तो ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड, ओके। तो लेफ्ट बैंक में है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, और राइट साइड में यमुना हो जाएगी, नीचे से जो आती हैं इधर नीचे से, और ये है तो यमुना की जो और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, तो बेसिकली चंबल, बेतवा, केन ही यमुना की हैं, बाकी की देखिए सोन और दामोदर भी गंगा से आके मिलती हैं, ओके। तो ये राइट एंड लेफ्ट वाले ध्यान रखने हैं आपको। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये 132 है, और इंडिया की रैंक 2023 में 191 में से 132 है, और 2022 में 131 थी। अगर बात करें 2023 में टॉप 3 कंट्रीज़, तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट पोजीशन, फिर नॉर्वे और 3rd नंबर पे आइसलैंड। और इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को दिया जाता है। अगर देखिए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, इसको डेवलप किया गया था बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और इंडियन इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। इन हाउ मेनी डायनेस्टीज सल्तनत टाइम वॉज डिवाइडेड, तो ये देखिए जो 5 टाइप्स के थे, तो लॉन्गेस्ट उसमें से थी तुगलक 94 ईयर्स, शॉर्टेस्ट थी खिलजी 30 ईयर्स तक, ओके। जो डायनेस्टीज़ हैं और उनके टाइम पीरियड है, तो स्लेव डायनेस्टी का हो जाएगा 1206 से लेके 1290, 84 ईयर्स तक। खिलजी डायनेस्टी ये सबसे कम, माने कि 30 ईयर्स तक, 1290 से लेके 1320 तक, इसी में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह आते हैं। तुगलक डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक थे, इसने गाजी मलिक की उपाधि भी धारण की थी, तो 1320 से लेके 1414। और जो गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था, उसके ही कहा गया था कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, जो दिल्ली नहीं पहुंच पाया था और रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी, तो 94 ईयर्स सबसे लॉन्गेस्ट था ये। सैयद डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे खिज्र खान, और 1414 से लेके 1451, 37 ईयर्स। और लोधी डायनेस्टी, जो लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, फिर उसके पहले था सिकंदर लोधी, फिर जो इसने इस्टेब्लिशमेंट किया था लोधी की, तो वो था बहलोल लोधी, ओके, फाउंडर। तो 1451 से 1526 और 75 ईयर्स तक। लोधी डायनेस्टी अफगानिस्तान साइड से थे और अदर तुर्की साइड से थे। ऑपरेशन दोस्ती भी चलाया गया था ना तुर्की में। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो 2011 में कौन सा ऐसा जो जिला था उसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, तो ठाणे जो कि महाराष्ट्र का है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो था वो हाईएस्ट पॉपुलेशन। और लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, ओके। द बैटल ऑफ खतौली वॉज 14, तो ये 1517 में लड़ा गया था बैटल ऑफ खतौली। जो राणा सांगा थे मेवाड़ के जो शासक, और जो इब्राहिम लोधी था जिसने बाबर के साथ भी 1526 में पानीपत का बैटल लड़ा था, तो उसी के साथ में होता है। तो सबसे पहले तो राणा सांगा क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी के साथ लड़ाई करते हैं, 1517 में बैटल होता है, उसको इम्प्रिजन कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, बट उससे पैसे वगैरह लेके रैंसम अमाउंट लेकर उसको फिर रिलीज़ भी कर देते हैं।
तो बैटल ऑफ खतौली पूछा जाता है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? तो ये 161 है, ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसने पब्लिश किया है, और इंडिया की रैंक है 161 आउट ऑफ 180, और 2022 में 150 रैंक थी। टॉप 3 कंट्रीज़ अगर देख लें तो नॉर्वे, जिसकी कैपिटल है ओस्लो, आयरलैंड और डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है। तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखना है आपको। अजंता एंड एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और देखिए अगर बात करें, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए जो एलोरा है ना, एलोरा में टोटल 34 केव्स हैं, ओके। देखिए जिसमें से 17 ब्राह्मण्स हैं, 12 बुद्धिस्ट वाले रिलीजन से हैं और 5 जैन हैं, ओके। और 16 नंबर का जो केव है वो कैलाशा टेम्पल को डेडिकेटेड है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, कैलाशा टेम्पल। तो ये अगर बात करें एलोरा की, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ये डिवीज़न है, 17 ब्राह्मण्स, जो 12 है बुद्धिस्ट और 5 जैन, 16 नंबर का जो केव है वो कैलाशा टेम्पल को बिलोंग करता है। और देखिए जो अजंता वाले हैं ये ऑल बुद्धिस्ट हैं, मतलब इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं है ब्राह्मण्स और जैन में, और ये ऑल बुद्धिस्ट हैं। और ये 29 केव्स हैं टोटल अजंता में, और ये जो बनवाए गए हैं ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनवाए हैं। डॉर्मेसी पीरियड ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग विंटर सीजन इज कॉल्ड? तो सुप्तावस्था जो होती है शीत ऋतु में, इसको हाइबरनेशन कहते हैं, ओके। जैसे जो लिजार्ड्स होते हैं, यानी कि आपके घर में छिपकलियाँ होती होंगी, ठंडी के दिनों में आप नहीं देखते होंगे क्योंकि वो हाइबरनेशन करती हैं, मतलब सुप्तावस्था में चली जाती हैं, तो विंटर सीजन में आप उनको नहीं देखते हैं। देखिए जो म्यूटेशन होता है यानी कि उत्परिवर्तन, तो इसको थ्योरी दी थी ह्यूगो डिवरीज ने। अगर देखिए जो बात करें अगर विंटर सीजन की स्लीप की तो हाइबरनेशन कहलाता है, बट अगर समर वाली सीजन की स्लीप कही जाए तो उसको एस्टिवेशन कहते हैं, ओके। और ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी है, एवोल्यूशनरी थ्योरी, ये डार्विन की है, ओके। और हर्बर्ट स्पेंसर की एक बुक थी ऐसी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट ये जो स्टेटमेंट है ये डार्विन का है। योग्यतम उत्तरजीविता का सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं, जो बिल्कुल फिट रहेगा वही बिल्कुल जिएगा, ऐसा कुछ करके इसमें है। When did the first battle of पानीपत टेक प्लेस? तो ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1526 में, मुगल रूलर बाबर और इब्राहिम लोदी। और देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत तो अकबर वर्सेस हेमू, तो 1556 में, और उस टाइम पे अकबर वॉज वेरी माइनर, बहुत ही कम एज थे, तो इनके बिहाफ पे बैरम खान ने इसको लड़ा था, ठीक है। देखिए बात करें अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, तो 1761 में हुआ था। मराठों की इसमें हार हो जाती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, ध्यान रखिए। इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? तो जो पीनियल ग्लैंड होती है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये ब्रेन में स्थित होती है, एपिथैलेमस के पास में, और ये प्रोड्यूस करती है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये मॉड्यूलेट करती है स्लीपिंग पैटर्न्स को हमारे, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये है पीनियल ग्लैंड, और ये क्या करती है, जो हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स होती है उसको मॉड्यूलेट करती है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करती है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। देखिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनमें नलिका वगैरह नहीं होती है, और ये डायरेक्टली जो हमारा खून होता है, ब्लड स्ट्रीम, उसमें ही डायरेक्टली डिलीवर हो जाते हैं, ओके। और इसमें सेक्रेशन होता है हार्मोन्स का, और जैसे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड है, और पैराथायराइड, पैनक्रियाज। देखिए जो पैनक्रियाज है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ है, और एड्रिनल है, ओवरी है, और टेस्टीज है। ओवरी फीमेल में होती है, टेस्टीज मेल में होती है, तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये देखिए डक्टलेस होती है, बट ये डक्ट के साथ होती है। जैसे जो हमारे पसीना वगैरह होता है ना, स्वेट, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, निकलता है बाहर, तो वो चीज़ हो गई हमारी, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है चीज़ें, या जो बिल्कुल ब्लड में ना जाकर बिल्कुल बाहर चीज़ें निकलती हैं, तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाती हैं। जैसे जो देखिए पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज जो अग्न्याशय होता है वह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ होता है, ठीक है। तो देखिए जो इंसुलिन होता है वो पैनक्रियाज के थ्रू ही जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है, और प्लस जो पैनक्रियाज है वो अगर बात करें जठर रस यानी कि जो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसको भी एक्सक्रीट करता है, तो इस वजह से इसके में दोनों टाइप की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखना है आपको, याद कर लीजिए इसको। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी लीवर, ओके, ये एक्सोक्राइन है, और स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड तो ये गोबलेट सेल है, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन। और देखिए अगर बात करें ये जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी है ये एंडोक्राइन है, ये पीनियल है, ओके।
एंडोक्राइन के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है आपको, पीनियल वाला। नेक्स्ट देखिए, बात करें अगर स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन वाला तो गॉबलेट सेल। और पैनक्रियाज, मैंने आपको बताया एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शनिंग होती है, क्योंकि ये पैनक्रियाटिक जूस भी वो निकालता है, क्योंकि जो हमारा जो खाना वगैरह होता है फूड, उसको अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए, और प्लस ये इंसुलिन भी निकालता है ताकि ब्लड जो हमारा शुगर लेवल है बिल्कुल मेंटेन रहे, ओके, डायबिटिक न हो पेशेंट, ऐसे करके। थायराइड ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड है ऑफ आवर बॉडी, और ये नेक माने कि हमारे गर्दन में प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन को ये निकालता है, जो ये थायराइड ग्लैंड होता है, और ये एंडोक्राइन है। पैनक्रियाज ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, बट अगर फर्स्ट बात करें तो लीवर है। ओवरऑल बात करें तो लीवर है फर्स्ट नंबर पे, और पैनक्रियाज जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। पिट्यूटरी ये मास्टर ग्लैंड है, और ये एंडोक्राइन है, ओके, ध्यान रखना है आपको। लार्जेस्ट वाला है लीवर। अगर हम एक्सोक्राइन की पर्सपेक्टिव से बात करें, एक्सोक्राइन में लीवर है लार्जेस्ट, और अगर बात करें लार्जेस्ट एंडोक्राइन में तो ये थायराइड है, ओके। और अगर स्मॉलेस्ट में एक्सोक्राइन में बात करें तो गॉबलेट सेल है, और अगर एंडोक्राइन में स्मॉलेस्ट बात करें तो पीनियल है, पीनियल ग्लैंड इन ब्रेन, ओके। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया कॉल्ड, तो ये है विब्रियो कॉलेरी, ओके। और ये टेटनस जो होता है ना, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया से होता है टेटनस। और लॉक जॉ डिजीज भी इसको कहते हैं, बिल्कुल जो जॉ होती है, जबड़े बिल्कुल लॉक हो जाते हैं ताले की तरह। द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंज कर्व, तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये देखिए, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होती है, इसको लॉरेंज कर्व से इसको मेज़र किया जाता है। इसमें एक गिनी कोफिशिएंट भी होता है, तो ये लॉरेंज कर्व से ही एसोसिएटेड है, गिनी कोफिशिएंट, ओके। ये देखिए लॉरेंज कर्व है। देखिए जो हमारे इनकम होती है, जैसे अब हर कोई तो हमारे कंट्री में मुकेश अंबानी है नहीं, ओके। जैसे अगर 10% पॉपुलेशन की 10% इनकम है, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, 20% पॉपुलेशन की 20% इनकम है, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, बट ऐसा कोई हमारे में कर्व नहीं होता है। हमारे में देखिए कर्व आ ही जाते हैं, क्योंकि जो हर व्यक्ति अपनी पॉपुलेशन या अपनी रेंज के अकॉर्डिंग अमीर या गरीब नहीं है, असमान वितरण है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है हमारे कंट्री में। हमारी कंट्री क्या, ओवरऑल हर कंट्री में ये चीज़ है। अब कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कुछ लोग लोअर मिडिल क्लास, कुछ लोग बहुत ही हायर क्लास फैमिली से आते हैं, तो इस वजह से हमारे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। इस वजह से हम लॉरेंज कर्व का यूज़ करते हैं इसको मेज़र करने के लिए। और गिनी कोफिशिएंट भी यही चीज़ होती है। देखिए ये चीज़ है गिनी कोफिशिएंट, ये जो कर्व होता है और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में, ओके, तो ये होता है गिनी कोफिशिएंट। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट।